हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के ऊपर। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि पिछड़ा वर्ग क्या होता है। अगर इस पिछड़े वर्ग को हम जाने तो जो पिछड़ा वर्ग है ना, एक सामूहिक शब्द है। क्या है? एक सामूहिक शब्द है। इस सामूहिक शब्द का उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जो जातियां हैं उनकी पहचान करने के लिए किया गया है। मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ी हुई जाति हैं उनके वर्गीकरण हेतु इस पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पिछड़ा वर्ग आयोग पर। तो पिछड़ा वर्ग आयोग पर आते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 में, कहां पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़ी हुई है। तो उनका हमको क्या करना है, पहले तो जांच करना है कि कौन कौन जाति पिछड़ी हुई है, उसके बाद ही हम उनका विकास कार्यक्रम स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस हेतु क्या किया जाता है, यहाँ पर तत्कालीन जो सरकार होती है उसके द्वारा वर्ष 1953 में, कब? 1953 में राष्ट्रपति यहाँ पर एक आयोग का गठन करते हैं और वह किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में यहाँ पर एक आयोग गठित किया जाता है जिसे हम काका कालेलकर आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यह काका कालेलकर आयोग क्या करता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी जांच करेगा। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की जांच करता है और वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कब करता है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत? वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसमें कहा जाता है कि हमें इन जातियों के विकास हेतु उन्हें क्या करना पड़ेगा? आरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। आरक्षण की यहाँ पर बात कही जाती है। साथ ही साथ इनके विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत सारी योजनाओं का भी यहाँ पर प्रावधान करने की बात कही जाती है। लेकिन उस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी सिफारिश को क्या कर दिया जाता है? खारिज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर इनकी रिपोर्ट कैंसिल हो गई। फिर अब यहाँ पर बीच में किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया जाता कांग्रेस सरकार के द्वारा। अब जब 1977 में, कब? 1977 में यहाँ पर गैर कांग्रेस की सरकार बनती है पहली बार हमारे भारत में। उसे कहते हैं कौन सी सरकार? जनता पार्टी की सरकार। अब जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं और इस मुद्दे को वापस लेकर आते हैं, उस समय वापस से एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग का गठन किया जाता है कब? 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? मंडल आयोग का। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। और ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार से सांसद थे। ठीक है, इसे हम बीपी मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। कैसे? बीपी मंडल आयोग। ठीक है, अब इस बीपी मंडल आयोग का क्या कार्य था? तो बीपी मंडल आयोग क्या करने वाला था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जाति है उनकी जांच करने वाला था। तो इसके लिए वह इनकी जांच करता है और ऐसी कितनी 3743 जातियों की पहचान करता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वर्ष 1980। वर्ष 1980 में मंडल आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसमें कितने
27% आरक्षण की बात कही जाती है। कितने? 27% आरक्षण की बात यहाँ पर कही जाती है मंडल आयोग के द्वारा। लेकिन तब तक क्या होता है, 1980 तक मोरारजी भाई देसाई की सरकार चली जाती है और यहाँ पर क्या होता है, अब सरकार परिवर्तन हो गई है। अब यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है। उसके पश्चात हम देखें तो वापस इंदिरा गांधी की सरकार आती है, उनके द्वारा भी इसमें कोई कदम नहीं उठाया जाता। राजीव गांधी की सरकार आती है, राजीव गांधी के द्वारा भी किसी प्रकार का कदम इनको लेकर नहीं उठाया गया। अब होता क्या है, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनती है और ये जो 1990 का जो दशक है, बड़ा राजनीतिक उठापटक का दशक कहा जाता है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल में तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 1990 में यदि हम देखें तो सोवियत संघ रूस जो था वो टूट रहा था। क्या हो रहा था, सोवियत संघ रूस टूट रहा था। अगर हमारे भारत की बात करें तो राम मंदिर वाला आंदोलन यहाँ पे चल रहा था और देखिए तो आर्थिक नीति यहाँ पर लागू होने वाली थी। और 1990 में ही यहाँ पर वीपी सिंह ने एक और काम कर दिया। क्या करा, 6 अगस्त 1990 को वीपी सिंह के द्वारा इस मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसे लागू कर दिया जाता है और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उन्हें क्या कर दिया जाता है, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, अब 27% आरक्षण प्रदान कर दिया, हर एक व्यक्ति से सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, अक्टूबर में, कब, 1 अक्टूबर 1990 को ही दिल्ली की एक पत्रकार इंदिरा साहनी पहुंच जाते हैं कहां पर, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इस केस को जब हम जानते हैं तो उसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से इस केस को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस केस का जब निर्णय आता है वह आता है 1992 में। कब आता है, 1992 में। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस 27% आरक्षण को वैध करार दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वैध करार दे दिया जाता है। परंतु यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक सलाह देती है और सलाह देती हुई क्या कहती है कि यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जातियों की पहचान करने के लिए हमें एक आयोग का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक आयोग का गठन करना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए हमारे यहाँ पर संसद के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, कब, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पास किया जाता है संसद के द्वारा। और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत ही क्या किया जाता है, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है 14 अगस्त 1993 को। अब बन गया हमारे यहाँ पर क्या, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, यह पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे यहाँ पे बन गया। परंतु यह जो आयोग है यह भी कैसा है, सांविधिक है। यह संवैधानिक आयोग नहीं है क्योंकि यह एक अधिनियम के तहत बना है, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस आयोग की संरचना कैसी होगी। तो अगर इसकी संरचना की हम बात करते हैं तब 1993 के आयोग की, तो यहां पर होगा कौन, एक अध्यक्ष। और यह जो अध्यक्ष होगा यह होगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश। कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश। और यहाँ पर 4 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। कितने, 4 अन्य सदस्यों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इन 4 अन्य सदस्यों में से जो एक सदस्य होगा वह समाज विज्ञान का अच्छा खासा जानकार होना चाहिए। और जो 2 सदस्य रहेंगे उन्हें इन पिछड़ा वर्ग से संबंधित अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। किससे संबंधित, पिछड़ा वर्ग से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और एक यहाँ पर रहेगा वो भारत सरकार के सचिव पद का अधिकारी होगा। कौन सा, भारत सरकार के जो सचिव रहता है उस सचिव पद का अधिकारी यहाँ पर होगा। इस प्रकार से होती थी इसकी संरचना। कब, 1993 में जब यह बना तब। फिर दूसरी बात आती है कि यह क्या कार्य करेगा। ठीक है, इसके कार्य हम देखें
तो इसके जो कार्यों की जो आशंका की गई थी कि किस प्रकार के कार्य करेगा, इसे कहा गया था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जाति हैं उनकी पहचान करना। फिर दूसरा कार्य, किन्हें जो पिछड़ा वर्ग जाति है उनमें शामिल करना या फिर नहीं करना, मतलब यहाँ पर ओबीसी में शामिल करना या नहीं करना, इसका निर्णय लेना था इस आयोग को। फिर बात आती है कि इन जातियों के विकास हेतु जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं में सरकार को सलाह देना, क्या करना, सरकार को सलाह प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार के कार्य करेगा कौन, यह पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, लेकिन हम देख रहे थे कि अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा, SC ST आयोग, वह SC ST आयोग क्या कर रहा था कि इनकी जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उन अधिकारों के उल्लंघनों की जांच कर रहा था। क्या कर रहा था, उनके अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रहा था। किंतु इस पिछड़ा वर्ग आयोग को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही साथ हम देख रहे थे क्या कि उसके पास SC ST आयोग के पास क्या होता था, एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त हुआ करती थी, जो जांच करने हेतु वह अलग अलग प्रकार के शक्ति का पालन कर सकता था। इसके पास इस प्रकार की कोई शक्ति भी नहीं थी और ना ही वह शिकायतों की जांच कर पा रहा था। तो फिर बात आती कि उस समय जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हुआ करते थे और जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनकी जो शिकायतें हुआ करती थी उनकी जांच कौन करता था, तो उस समय उनकी जांच जो अनुसूचित जाति आयोग ही किया करता था। कौन किया करता था, अनुसूचित जाति आयोग। मतलब यहाँ पर यह आयोग क्या है, इसकी अपेक्षा काफी शक्तिशाली है, इसके पास बहुत ज्यादा अधिकार है। ठीक है, तब इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि अब हम क्या करेंगे, इस पिछड़ा वर्ग आयोग को समाप्त करेंगे तथा इसके स्थान पर एक संवैधानिक संस्था बनाएंगे। क्या करेंगे, इसके स्थान पर एक संवैधानिक संस्था बनाएंगे। ठीक है, तब तत्कालिक सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार ही है उस टाइम, वर्ष 2017 में, कब, वर्ष 2017 में इस पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक संस्थान बनाने हेतु हमारे यहाँ पर एक संविधान संशोधन बिल लाया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, तो 123वें नंबर का संविधान संशोधन बिल यहाँ पर लाया जाता है और इस संविधान संशोधन बिल को पास करा लिया जाता है संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों। क्यों, और यह कैसे, संविधान संशोधन हो रहा है तो विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा इस बिल को, तभी यहाँ पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस संविधान संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्ष 2017 में लाया गया था बिल, कब, 2017 में, और वर्ष 2018 में, अगस्त 2018 में राष्ट्रपति के द्वारा भी इसे मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में जो 123वें नंबर का बिल था वह भारत का संविधान संशोधन होता है 102 नंबर का। 102वां भारत संविधान संशोधन किया जाता है भारत के संविधान में, और जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 है। देखिए, इस अनुच्छेद 338 में यहाँ पर SC आयोग की बात कही गई है। फिर जो अनुच्छेद 338A है वहां पर किसकी बात करी गई है, ST आयोग की, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग की। इस 102वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक और अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 338B। ठीक है, अनुच्छेद 338B जोड़ा जाता है और उसमें एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो अब हम इस बात को समझ पाए हैं कि देखिए, जो पहले का जो गैर संवैधानिक सांविधिक जो निकाय था वह किस प्रकार के कार्य कर रहा था, तो वह सिर्फ और सिर्फ जांच के कार्य कर रहा था और उसे किसी प्रकार के सिविल न्यायालय की शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। इसलिए तत्कालीन जो सरकार है उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन करके इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया और इन तमाम प्रकार की शक्तियां और अलग अलग कार्य इसको सौंपे गए हैं। ठीक है, तो
अब जो रहेगी, क्या इसकी संरचना में भी परिवर्तन किया गया है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब इसकी संरचना में भी परिवर्तन कर दिया गया है। पहले इसकी संरचना में कौन हुआ करते थे? एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जो कि विशेष क्षेत्र से भी आया करते थे। लेकिन अब जो इसकी संरचना रहेगी वह किस प्रकार से रहेगी? इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो यहां पर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य यहां पर शामिल होंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अगली बात आती है कि यहां पर यह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो अगर यह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर इसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया गया है और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो कौन निर्धारित करेगा? तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और वर्तमान में जो इसका कार्यकाल रहेगा वह रहेगा 3 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। अब देखिए इसके कार्य, किस प्रकार के कार्य यहां पर अब यह करेगा। तो अगर हम कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है कि जिस कार्य के लिए इसमें संशोधन करके बनाया गया वही कार्य करना है इसको। सबसे पहली बात, क्यों क्या संशोधन किया ही क्यों गया? कि अब यह शिकायतों की जांच कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि जो पिछड़े वर्ग के जो सदस्य होते हैं या फिर हम कहें सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके संदर्भ में जो शिकायत की जाती है उन शिकायतों की जांच करना। क्या करना? शिकायतों की जांच करना। फिर दूसरा कार्य इसका क्या रहेगा कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोगों के लिए वर्तमान में जो कानून है उस कानून की क्या स्थिति है, उस स्थिति का मूल्यांकन करना, साथ ही साथ उन कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाना। क्या करना? उनका मूल्यांकन करना, मौजूदा कानून का मूल्यांकन करना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करवाना। और क्या कार्य यहां पर करेगा? यहां तो देखिए, शिकायत की जांच कर ली, मौजूदा कानून का मूल्यांकन कर लिया, उन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवा दिया। फिर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके द्वारा उनके विकास के लिए अगर सरकार कोई योजना बनाती है तो उस योजना में अपनी भागीदारी देना और इस प्रकार की योजना को बनवाना जिससे अधिक से अधिक लाभ ये लोग प्राप्त कर सके। अगली बात आती है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वह अपना प्रतिवेदन, जो अपनी रिपोर्ट रहती है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। क्या करे? अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। जब भी राष्ट्रपति इसे आवश्यक समझे तब उसे दे दे या फिर प्रतिवर्ष तो इसे देना ही है। तो इस प्रकार के कार्य करता हुआ दिखेगा कौन? यह पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बात आती है कि इसे क्या शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगर हम इसकी शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले इससे किसी भी प्रकार की जांच करने है तो अब शिकायतों की जांच करने लगा है तो जांच करने के लिए इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है तो फिर यह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साथ ही साथ उसे हाजिर होने के लिए कह सकता है। दूसरी बात यहां पर आती है, अगर शपथ पत्र पर इसे साक्ष्य प्राप्त करना है तो शपथ पत्र पर साक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी न्यायालय या फिर अन्य कोई कार्यालय है वहां से अगर किसी अभिलेख की आवश्यकता है तो उस अभिलेख की मांग भी यह कर सकता है जांच हेतु।
और क्या, अगर किसी दस्तावेज की आवश्यकता है तो उन दस्तावेज को पेश करने के लिए यहाँ पर कह सकता है, इसकी अपेक्षा कर सकता है दस्तावेजों को पेश करवाने की। तो इस प्रकार की सिविल न्यायालय की शक्ति भी इसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने इसकी शक्तियों को जान लिया है, इसकी वर्तमान में जो संरचना है, वर्तमान संरचना को हमने जान लिया है, साथ ही साथ इसके वर्तमान में अब क्या कार्य करने लगा है, इन कार्यों को जान लिया है। पहले इसकी स्थिति कैसी थी, सरकार के द्वारा क्यों इसे अब संवैधानिक बनाया गया है, इस बात को हमने जान लिया है कि यह संवैधानिक बन गया है तो किस प्रकार के कार्य करने लगा है। अब आते हैं कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट। क्या आते हैं? कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट जो सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस आयोग का गठन कब हुआ, तो इस आयोग का गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि इस आयोग की प्रकृति कैसी है, तो अब यह आयोग कैसा हो गया है? संवैधानिक हो गया है। तीसरी बात आती है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे, तो न्यायमूर्ति RN प्रसाद। कौन है? RN प्रसाद। फिर इसमें संशोधन करने के लिए कौन से नंबर का बिल लाया गया था, तो 123 123। और भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 102वें संविधान संशोधन के तहत। कब? वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ है। साथ ही साथ पूछ लिया जाए कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित किया गया, तो वह किया गया था 1993 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के फैक्ट भी यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। अब बात आती है, कभी यह भी पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा गया है? 338B जोड़ा गया है 102वें संविधान संशोधन के तहत। फिर अगर मेंस में इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, इसके अपने कार्य लिखिए। तो अगर सीधे सीधे कार्य पूछ लिए जाए तो जो वर्तमान में इसके कार्य है वह लिखेंगे। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, काका कालेलकर आयोग कब बना था, तो काका कालेलकर आयोग बना था वर्ष 1953 में। मंडल आयोग कब बना था, तो 1979 में 1 जनवरी। और देखें हम तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1980 में सौंपी थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, कब सिफारिश उसकी मानी गई थी, तो वर्ष 1990 में। कब? 6 अगस्त। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्व प्रताप सिंह उस समय अध्यक्ष थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर प्री में बन सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा पूरा पिछड़ा वर्ग आयोग।